नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बा जान को लेकर राजनीतिक जंग चल ही रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया है। यहां एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान अजदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। ऐसे में सवाल उठता है कि अजदुद्दीन ओवैसी की यूपी में सक्रियता से राकेश टिकैत क्यों बेचैन हो रहे हैं। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के बहाने जाट मुस्लिम एकता के प्रयास में जुटे राकेश टिकैत की राह में सबसे बड़ी दिक्कत एआईएमआईएम के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी बन रहे हैं। चलिए पहले आपको वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें टिकैत ओवैसी को चाचा जान कहते नजर आ रहे हैं। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे कि हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। तो बड़ा बयान राकेश टिकैत ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव के समय में भी षड्यंत्र रचेंगे। इससे पहले भी वो इस तरह की बात कर चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि किसी बड़े नेता की हत्या तक करवाई जा सकती है। तो एक के बाद एक कई बड़े बयान राकेश टिकैत दे रहे हैं और यूपी चुनावों में उनकी जो दिलचस्पी है वो साफ तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रियव्रत इस समय लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रियव्रत, अभी राकेश टिकैत के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी खासी दिलचस्पी। अब सवाल यह है कि ओवैसी की सक्रियता उन्हें इतनी क्यों खल रही है। प्रियव्रत, पल्लवी बताना चाहूंगा कि यूपी में जो अब्बा और चाचा जान का जो समीकरण चल रहा है, इसके बीच में जान फंसी हुई नजर आ रही। और ये जान कौन है? ये जान है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक अब ये सोच रहा है कि हम जाएं तो जाएं किधर। एक तरफ ओवैसी वोट बैंक साधना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ योगी लगातार अब्बा जान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि वो सपा सरकार पर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि जो सपा है वो भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिसके चलते अभी कुशीनगर में एक रैली हुई थी जिसमें योगी लगातार अब्बा जान शब्द का प्रयोग करते नजर आ रहे थे, जिसके साथ ही वो सपा सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे। जिसके बाद आज राकेश टिकैत की बागपत में रैली हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब ओवैसी जो हैं वो बीजेपी सरकार के चचा जान हैं। चचा जान उन्होंने इसलिए कहा, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ओवैसी किसी का खून भी कर दें तब भी बीजेपी सरकार उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। तो अब ये अब्बा और चचा के बीच में जान जो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर फंसती नजर आ रही। पल्लवी, बिल्कुल, यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया प्रियव्रत, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन जुबानी जंग लगातार जारी है और अब्बा जान के बाद अब चाचा जान की एंट्री भी यूपी की सियासत में हो चुकी है। हालांकि ओवैसी की सक्रियता राकेश टिकैत को कुछ खास रास नहीं आ रही, ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पहले ही अब्बा जान को लेकर सियासत गर्म है और अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अज़दुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताया है। राकेश टिकैत के बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वो MIM भी उसका एक हिस्सा है, और श्री राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन के नाम पर पूरे प्रदेश में, देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है। मैं यह मानता हूँ किसान आंदोलन नहीं है, चुनाव आंदोलन हो रहा है। और जिस तरह से किसानों ने इस आंदोलन की वास्तविकता को जान करके अपने को इससे अलग करना शुरू किया है, तो ये हताशा वाले बयान है। ये मुझे नहीं पता कि ओवैसी यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, उनका एजेंडा अपने आप में होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि टिकैत साहब जो है, जो किसानों का आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, समाजवादी हो, RLD हो, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन देने का काम टिकैत साहब जो कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी किसान के कोई भी मंशा नहीं, ना ही उसमें आंदोलन में किसान हित के बारे में वो सोचते हैं। टिकैत जी सही कह रहे हैं। ये तो अकेले पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने खुलम खुला आरोप लगाया है कि अज़दुद्दीन ओवैसी ये जहाँ भी जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दावा बोलते हैं, उसको आक्रमण करते हैं, क्योंकि वो उनको सूट करता है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। और इसीलिए ओवैसी जी, ये राकेश टिकैत जी का भी ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं, और ये सही भी है। आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की, और आज आपको बीजेपी BOC टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि 2022 के चुनाव में आप अपने कैंडिडेट अलग से उतार देंगे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ओवैसी की एंट्री से राकेश टिकैत को इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है। तो ओवैसी ने यूपी में जिसी तरीके से सक्रियता बढ़ाई है, उसके बाद से राकेश टिकैत चिंतित नजर आ रही हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी की राह आसान बना सकता है। यही वजह है कि टिकैत ने हापुड़ की एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि बीजेपी के चाचा जान अज़दुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि ओवैसी की सक्रियता राकेश टिकैत की टेंशन बढ़ा रही है। ओवैसी को बीजेपी नहीं बुलाया है, यह बात गाँव के लोग कह रहे हैं। देश में
जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां बीजेपी के चाचा जान आएंगे। ये तमाम बातें राकेश टिकैत के द्वारा कही गई हैं। ओवैसी बीजेपी को कुछ भी कहेंगे लेकिन उन पर केस दर्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही टीम है। इसके अलावा सीटों पर जाट मुस्लिम का प्रभाव। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में यह 20% के आसपास है। वहीं मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिम यूपी में 35 से 50% तक है। जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल सहित पश्चिम यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ये दोनों ही समुदाय अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। सूबे की 136 विधानसभा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं जाट मुस्लिम मिलकर 40% से अधिक आबादी जहां बढ़ा देते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगे से जाट मुस्लिम बिखरा है, ये बात सभी जानते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यह समीकरण पूरी तरह से टूट गया और जाट व मुस्लिम दोनों ही आरएलडी से अलग हो गए थे। इसके चलते पिछले 2 चुनाव से अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा है। किसान आंदोलन के बहाने जाट और मुस्लिम एक साथ आए हैं और अब उन्हीं के वोट के सहारे 2022 के चुनाव में बीजेपी को चोट देने के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। राकेश टिकैत जाट मुस्लिम समीकरण के जरिए पश्चिम यूपी में बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए उसी मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत के दौरान हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। मुस्लिम वोटों पर ओवैसी की इस समय गिद्ध की नजर है। राकेश टिकैत की तमाम कोशिशें जाट मुस्लिम को एक करने की है। उधर अजदुद्दीन ओवैसी की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में टिकैत को लगता है कि अजदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव में अगर मुस्लिम छिटक गया तो फिर पश्चिम यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में सफल नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि उन्होंने अब ओवैसी को लेकर आक्रामक रुख इस समय अख्तियार कर लिया है और वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका यहां परिचय करवा देते हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और डंपी पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाकियू के महासचिव हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। नंदकिशोर गुर्जर जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। क्या ओवैसी आपकी बी टीम है? क्योंकि ऐसा राकेश टिकैत को लगता है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ओवैसी कुछ भी कह लें लेकिन उन पर किसी तरह का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। तो क्या वाकई में वो आपकी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ही हमारे जाट भाई रहते हैं, उनकी आबादी 1.8% है। 4% जो आबादी है उसकी जो आगे बता रहा हूँ वो है सर्वे हुआ है, वो इसी तरह के लिए क्या कर रहे हैं, इससे हमारा नहीं है। हमेशा कोई बात का होता नहीं, जब कोई ना कोई बात तो वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उन बात को वो किसान कोई बात गुर्जर साहब, आपकी आवाज दरअसल साफ नहीं आ रही है। मुझे लगा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी पर हो नहीं पा रही। एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं आपका, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं मिल पा रही है। तो जी सर, जी जी बताइए। हेलो, जी जी अब ठीक है सर, अब बताइए। ऐसा है, इसको आखिर में मैंने बताया ना पुलिस करने की जरूरत है। तो पुलिस में 1.8% समाज के हमले सही है और वो भी आबादी उत्तर प्रदेश की जो है 9% जो है पश्चिम है। का जो कहना है भाई अपना ओवैसी के संबंध में उसकी, तो उनका क्या कहते हैं, उसकी बात का कोई होता है मन रहा था। उन्होंने कहा कि वहाँ 80 राइफल लेकर आया, उस दौरान ये बात हो चुकी है कि मैं हॉस्पिटल में था, उनको थी। दो व्यक्ति बड़े आंदोलन के बाद लाल किसी का अपमान किया उसने,
अपनी जान बचाने के लिए जितना बड़ा झूठ बोल सकता हो कि आप अपने करा दे, तो किसानों का कोई भी तरह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि किसान के लोग हैं। अब ओबीसी के लिए शासन देंगे, अभी किसी और के लिए बोल देंगे, तो उनकी बात को ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डंपी पहलवान जी आपका रुख कर लेते हैं। इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है राकेश टिकैत को? ओवैसी की एंट्री से परेशान हो रहे हैं क्या कि वो जो सपना संजो रहे थे कि वो जाट और मुस्लिम को एक कर लेंगे, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा? सब जाट मुस्लिम गुज्जर सब एक हैं, वो किसान की कोई जात नहीं होती। हर खेती करने वाला व्यक्ति किसान है, सभी किसान है इस देश में। नहीं तो किसान और मजदूर की संख्या 90 करोड़ है इस देश में, सभी एक हैं, इसमें जात बरादरी की बात नहीं। और जो बात ओवैसी जी की है, उन्होंने इस तरह के काम पहले किए हैं हर जगह। आप बंगाल में देखो, आप बिहार में देखो, हर जगह उन्होंने ये रोल प्ले किया अपना, हर जगह पे। ये बीजेपी की बी टीम है, पूरे देश के सामने इनका दौरा चरित्र पूरे देश के सामने आ चुका है। ये किसी से छुपी बात नहीं है। ये इन लोगों को यूज करते हैं और ये भाईचारा खराब करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये बीजेपी की पॉलिसी है, हिंदू मुस्लिम करो। इन लोगों ने गुजरात में किया, पूरे देश ने देखा। इन्होंने बरादरियों में झगड़ा किया, हरियाणा में इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट किया। इन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। ये दंगों के मास्टर हैं। ये भाईचारा नहीं चाहते, ये लोगों को बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज 10 महीने किसान को बैठे हो लिए, इन लोगों को किसान नहीं दिखता, इन लोगों को अपनी राजनीति दिखती है। क्यों? इनकी दाल एक ही तरह गलती है। किसी तरह लोगों को डिवाइड करो, इनसे जहां तक वो बरादरियों में बांटो, जहां तक वो धर्म के नाम पे बांटो, जहां जिस तरीके से अभी इन्होंने हरियाणा में बेनिफिट लगाया था बरादरियों में बांटने में, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम भाई उनकी संख्या कम है। अब इनके पेट में दर्द हो गया जो इन्होंने भाईचारा देखा मुजफ्फरनगर में। प्रधानमंत्री जी अपनी कितनी ताकत ला ले, नंद किशोर जी बैठे, ये कितनी ताकत लगा लो, जी जान झोंक दो, एक रैली करके दिखा दो ऐसी। और वो आपकी तरह भाड़े पे बुलाए लोग नहीं, सब किसान थे। आप एक ट्रैक्टर पे आपने 20-20, 25-25, 30-30 आदमी ऐसे लटक के गए हैं, तो वो सभी किसान थे। और ये लोग अब तो ये कह रहे थे, अनंत किशोर जी कह रहे थे इतना बड़ा आंदोलन, तब ये कह रहे थे मुट्ठी भर लोग। ये लोग हर तरह से कभी बात को इधर घुमाते, कभी ये मुट्ठी भर कहते। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये आंदोलन पूरा खड़े, उस टाइम पे इन्होंने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। इन्होंने क्या किसान को नहीं कहा? इनसे पूछो, इन्होंने किस किस नाम से किसान को परोसा है? इन लोगों को शर्म नहीं आती कि 10 महीने से किसान रोडों पे बैठा, किसान की मांग मानो। राकेश टिकैत के पेट में दर्द क्यों? उनको राजनीति नहीं करनी, उनको राजनीति नहीं करनी, उनको तो बात तो बताइए, वो किसानों की मांगों के लिए खड़े हैं। डंपी पहलवान जी, मैं यही तो आपसे सवाल कर रही थी, तो फिर वो किसानी के बारे में बात करते ना। उनको ये क्यों दिक्कत हो रही थी कि देखिए अब तो षड्यंत्र हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी आ गए हैं, चाचा जान आ गए हैं, तो अब मिलकर षड्यंत्र रचा जाएगा। किस तरह के षड्यंत्र की उन्हें आशंका है, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। वो किसानी खेती के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यूपी के विधानसभा चुनाव में? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुंवर सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे। यूपी के चुनावों में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान की एंट्री हो गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब आप किसकी जान लेकर आने वाले हैं वो भी बता दीजिए, कुंवर सिंह जी। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता को ना अब्बा जान से ना चच्चा जान से, देश की जनता न्याय मिलेगा, नौकरी देश के बेरोजगारों को नौकरी, जिनकी नौकरी छिन गई उनको फिर से नौकरी मिले, जो बीमार है उसको दवाई मिले, जो देश में शांति अमन चैन बहाल है। और परेशानी तो उनको है जो पद पे रहते हुए अब्बा जान को याद करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, या अब्बा जान या चच्चा जान से कोई अस्पताल नहीं बनेगा। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने कहा था कि हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेज देंगे, ना अब्बा जान से ना चच्चा जान से ये काम पूरा होगा।
न अब्बा जान से चचा जान से, न हमको 15 लाख मिले अब्बा जान चचा जान से, न काला धन की वापसी होगी इस अब्बा जान से, न दाऊद इब्राहिम, न नीरव, न मेहुल चौक से आएंगे अब्बा जान चाचा जान से। 7 साल में किस तरह बेरोजगारों के साथ नरेंद्र मोदी और योगी जी ने खेला है, ये तो बेरोजगार ही जानता है। रोजगार मांगने जाता है तो डंडा झेलना पड़ता है, कभी बेरोजगार भूल पाएगा। और फिर जिनने अब्बा जान को अब याद किया है वो गंगा मैया की कसम खाए थे, और गंगा मैया के बेटे कहाँ चले गए? न गंगा मैया साफ हुई, न महिलाओं पर अत्याचार रुका, न स्मार्ट सिटी मिली, न बुलेट ट्रेन मिला, न मुद्रास्फीति की दर घटी, और न पेट्रोल डीजल और इसके दाम घटे। इतने अच्छे मुद्दे आपने कुंवर सिंह जी उठाए, मैं बहुत आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने अच्छे और जमीनी मुद्दे आपने उठाए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए आप उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कब एंट्री करेंगे कि आप इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए? ध्यान तो देखिए अब्बा जान चाचा जान राम राज्य इन्हीं पर अटक कर रह गया है। ये सारे मुद्दे गौण क्यों हो रहे हैं? पल्लवी जी, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो आदमी देश का विकास और लोकतंत्र से खिलवाड़ करता है वो फिर धार्मिक अटैक करता है। और देश के प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा, उनको अपने विकास की बात रखनी चाहिए, लेकिन उनको पता है कि जनता उनको नकार रही है, इसलिए वो अब्बा जान चाचा जान खाला जान पता नहीं कौन कौन सी जान लेके आएंगे, हमको उससे कोई लेना नहीं। आपने एक बात कही, हम हिंट्री कब करेंगे? मैं एएनबी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनकी गतिविधियों को वो दिखाते हैं, पर जितना आप दिखाते हैं अगर उतना ही कांग्रेस पार्टी के लोगों को और चैनल दिखाने लगे तो हमारी धमाकेदार एंट्री अपने आप है, और आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम कितनी मात देंगे। चलिए नंदकिशोर गुर्जर जी, अब बताइए क्यों ये पूरा चुनाव हम जानों में अटका रहे हैं? अब्बा जान और चाचा जान पर ही होगा क्या पूरा? और अभी देखिए हमें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, वो तो चलिए विकास के बारे में बात करेंगे, वो भी आ गए कि राम राज्य बेहतर है। तो ये राम राज्य अब्बा जान चाचा जान जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? धर्म पर ही होगी इस बार भी लड़ाई? देखिए, जहाँ तक बात है कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे हैं, प्रदेश जानता है कि तो बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं है अपने लोगों के कारण, भाई आप खुद जाके सभी कहिए पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी, 20 फुट के डस्ते थे, दिल्ली अभी नहीं थी, ट्रांसफार्मर भुगतान तो महीनों का था, किसान कितना अंदर था, जो अभी साथी कह रहे थे, किसानों को क्रेडिट कार्ड किसने दिया, किसानों को एमएसपी से समझाना खरीदा किसने की, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि किसने दी, एक रुपया तो पूरे भवन में दिखा रही, लेकर जमीन और पाकिस्तान तक लाखों करोड़ घोटाले करके देश को छोड़ कर दिया। इसे इस देश का भाग्य था, इसलिए पूरे देश को बर्बाद करने का सिक्योरिटी करी थी। मतलब मुमकिन है लगातार देश को कोरोना की महामारी के बाद तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो छोड़ होगी, उसके बाद इस देश को बचाया और की व्यवस्था की आसमान जमे के धरती से लगातार लोगों के जीवन को बचाने का काम किया और फ्री में अन्न बांटने का काम गरीबों को जिंदा रखने के लिए लगातार सरकार कर रही है, इसको दिखाई नहीं देता है। इसलिए सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा उत्तर प्रदेश में 6 घंटे फ्री आती थी और जो कभी हमारे किसान यूनियन के बताया कि मैं वहाँ गया नहीं, मैं कहा था कि मैं सोचा मैं मुंबई खाऊंगा मैं वहाँ गया हूँ टिकट से टिकट। अब क्या है बात तो माफी मांग सकता है, पूरे देश को गुमराह करके जब उसकी जमीन खत्म होगी आज का झूठ नहीं बोलती है, ये आदमी झूठ बोल करके बोलना होना था। भारत 370 का क्या मतलब है? कांग्रेस के साथी के लिए सत्ता करिए तो 370 का विरोध करते हैं, बचाने के लिए लाल किले को बचाने के लिए जो लाखों को नहीं कर पाए, तभी तो आपको सत्ता सौंपी गई थी सर, केंद्र में भी 2-2 बार आपको सत्ता सौंपी गई थी और अब फिर से उम्मीद की जा रही है कि कुछ विकास के काम हो जाएं। अब विकास के कामों पे तो पूछेगा ही ना, जो आम जनमानस है वो सवाल तो करेगा कि हमें मिला क्या। ठीक है, एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, दोबारा फोन पैच करवा रहे हैं आपका, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है और दूसरा आपका जो वीडियो है वो भी फ्रीज हो रहा है, तो एक बार देख लीजिए कुछ शायद टेक्निकल इशू हो रहा है,
मैं तब तक यहाँ पर डंपी पहलवान जी का रुख कर लेती हूँ। बताइए डंपी पहलवान जी। एक तो जो एमएसपी वाली बात है, बार बार लोगों को बरगला रहे हैं। एमएसपी कहाँ है? एमएसपी के केवल 6% खरीद होती है मैडम। ये एक बार देश के सामने समझा दो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार बार बार झूठ बोला है, और भी बीजेपी के सभी लीडरों ने बार बार झूठ बोला। इस देश में कभी भी 6% से ऊपर खरीद हुई नहीं है, पहले भी नहीं हुई है। एमएसपी पे हमारी खरीद नहीं होती। और दूसरी बात है, एमएसपी के बाद में ये कह रहे थे कि फ्री अनाज बांटने की बात। कहाँ पे फ्री अनाज बटा है? सड़ा हुआ अनाज। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जो ऊपर पैकिंग की कीमत है वो अनाज से कई गुना ज्यादा। पैकिंग के ऊपर प्रधानमंत्री जी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हरियाणा में हमने पैकिंग ये देखी, और उसमें जो अनाज, सड़ा हुआ अनाज, उसको कैसे खाएगा गरीब आदमी का के साथ ये मजाक कर रहे हैं। सड़ा हुआ अनाज बट रहा है, कहाँ पे बट रहा है? और एमएसपी पे कोई खरीद नहीं हो रही। ये झूठ बोल रहे हैं। वही 6-7% पहले होती थी, वही 6% खरीद अब हुई है। ये देश, ये कहते हैं ना कि एमएसपी थी है रहेगी। दे दो इसको, गारंटी दे दो। एमएसपी को कानूनी इल्जाम पहनाने में क्या प्रॉब्लम है? और प्रधानमंत्री तो जी आप ने ये सारी जो बातें हैं, आप ये जो सारी बातें हैं, आपने मुजफ्फरनगर में चलिए पंचायत की, बहुत बधाई आपको कि भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। वहां से निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर कहीं और जाकर ये सारी बातें क्यों नहीं बताते हैं लोगों को? आपको वहां जाकर तो ये कहना पड़ रहा है कि अब्बा जान आ गए, चाचा जान आ गए, और अब ये तो षड्यंत्र करेंगे, दंगा करवाएंगे, बीजेपी नेता की हत्या हो सकती है। तब आपको इस तरह की बयानबाजी क्यों करने की जरूरत पड़ रही है पहलवान जी? ये इस तरह के काम करते हैं ना, ये जनता को तो बताना पड़ेगा। ये लोग इस तरह का, इनका चरित्र ये काम कर सकते हैं, इनसे सावधान रहना है। हमारे असीम वकार ने साफ तौर पर कहा है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता है असीम वकार साहब, वो कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़ेंगे, और कहेंगे कि हम तो आपकी ही भलाई के लिए चुनाव में उतर रहे हैं, कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो आपके हित के कार्य कर सकेंगे। मैडम, ये बीजेपी की बी टीम है। ये विकास के काम करो, देश में विकास करो। देश में रोजगार कहा गया, ये देश के और काम करो। देश का अन्नदाता रोडों पे बैठे, इन्होंने क्या किया है? फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा था आय दुगुनी होगी 2022 तक। ये 2022 जनवरी को 4,000 रुपए गेहूं खरीदेंगे। आप पूछो हमारे जो बीजेपी के साथी बैठे विधायक जी, इनसे पूछो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपकी आय दुगुनी करेंगे। आय दुगुनी आज 1975 गेहूं है, ये वही रेट है। और ये जनवरी 2022 में ये लेंगे ना 4,000 रुपए। मैं एक चीज आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ डंपी पहलवान जी, किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है, वो अपनी जायज जो मांगे रख रहे हैं, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन क्या आपको कुछ समझ में आ पा रहा है कि इतनी ज्यादा बेफिक्री इस आंदोलन को लेकर क्यों है केंद्र सरकार के मन में? नहीं तो आपको लगता है कि इतनी मुश्किल उनको हो रही है कि वो साध नहीं पा रहे हैं इस वर्ग विशेष को? ये तानाशाही कर रहे मैडम, और तानाशाही कभी सदा नहीं चली। अहंकार दुर्योधन का नहीं चला, अहंकार रावण का नहीं चला, गद्दाफी नहीं रहा सदा, हिटलर नहीं रहा सदा। ये इस देश में एक आतंक, मतलब एक इतना डिक्टेटरशिप काम कर रखा है देश में, किसी की कोई नहीं छुपता। अराजकता का माहौल है यहाँ पे। अराजकता का माहौल होता तो आप 10 महीने बैठे रहते इस तरीके से प्रदर्शन के लिए? आप ये बताइए, अगर वाकई में डिक्टेटरशिप होती तो वाकई में आपका ये आंदोलन इतना लंबा चल पाता डंपी पहलवान जी? और आप ये कह पाते, और आप ये कह पाते कि भारतीय जनता पार्टी अब षड्यंत्र रचेगी, दंगा करवाएगी? क्या नहीं किया इन्होंने? बीच में इन्होंने बार बार काम किए इस तरह के आंदोलन में, बीच में हर बार ऐसे काम इन लोगों ने किए हैं। ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश, कुचलने की कोशिश शुरुआत से कर रही है। आपका एक सवाल था डंपी पहलवान जी, आपका एक सवाल था कि 2022 में क्या किसानों की आय दोगुनी कर देगी सरकार? मैं पूछ लेती हूँ नंद किशोर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका फोन पैच हो गया, मैं उनसे यही सवाल ले लेती हूँ। नंद किशोर जी, वो सीधे और सरल शब्दों में पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई चुनावों में दिलचस्पी नहीं है, वो चुनाव में नहीं उतरने वाले, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा आपने किया था, क्या वो वादा पूरा हो जाएगा? अब्बा जान और चाचा जान को साइड में हटाइए। देखिए, हम 2017 में सरकार में आए थे जी, केंद्र में सरकार थी, 1100 के रेट थे गेहूं के। आज हम 1875 पे एमएसपी में खरीदारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। अब वो रोके ना बीच में, उनको रोकिए, इनको रोको, हम बीच में नहीं बोले, इनके रोको बीच में। सुन लीजिए डंपी पहलवान जी, डंपी पहलवान जी पूरा समय मिलेगा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। आप रुको, आराम से रुको, सुनना भी सीखो भैया। और जहाँ जिस आदमी के साथ बैठे हो, आपकी अंतरात्मा भी कहती होगी आप गोकुला जात के वंशज है, महाराजा सूरजमल के वंशज है। अल्लाह अकबर नहीं कहा उन्होंने, गर्दन कटवा दी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने गर्दन कटवा दी।
अल्लाह अकबर करते हुए घूम रहे हो ना, ये तो मुझे अब फिर बोल रहे बीच में, अभी बीच में बोल रहे, मैंने बोला क्या? इन्होंने कुछ भी बोला, मैंने बोला था कि आप धर्म के नाम पे घुसाएंगे। पहलवान जी, पहलवान जी इनको आराम से, इन्हें आराम से, इन्हें आराम से डम्पी पहलवान जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। एमएसपी पर ही बात कर रहे हैं, एमएसपी पर ही लौट कर आएंगे, एमएसपी पर ही लौट कर आएंगे। इनका काम ही वही है, घुमा फिरा के धर्म पे लेना, एक एक करके बात करेंगे। इनका काम ये है, इनको समझो एक बार। म्यूट करो, एक एक करके बात करेंगे। पहले धैर्य रखिए, जो सच्चाई है उसको समझो। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये कहलवाने के लिए ही तो महाराजा सूरजमल के साथ क्या नहीं हुआ? क्या मुजफ्फरनगर में हुआ? आके देखो ना उत्तर प्रदेश में, दिन में लड़कियां उठाई जाती थी, बलात्कार कर दिए जाते थे, खुलेआम कत्लेआम होते थे गायों के, बहन बेटियों को उठा लिया जाता था। एक दंगा हो रहा है पूरे देश में, पूरा उत्तर प्रदेश में पूरा अमन चैन कायम है। आप इस चीज को किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कें शानदार बन रही हैं, हाईवे निकल रहे हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है, ये सारी चीज नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा के अंदर जो खट्टर जी ने किया है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री कर पाया? केवल जातिवाद का अब फिर बोलने लगे। अब क्यों बोल रहे भैया, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हमने सुना था ना आपको, भैया हमने पहलवान जी हमने आपको सुना था। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं, इनको रोके म्यूट करिए, ये तो मतलब नहीं है बीच में बोलने का। या तो अपनी बात को रखें, हमारी सुने आराम से। अगर नहीं बैठना था डिबेट में तो फिर बोलने दें, हम चुप हो जाते हैं। बोलो 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 बोलो, क्या बोलना है? ये क्या हरियाणा को सबसे बड़ा जलाने का काम किया खट्टर साहब ने किया है। हरियाणा को जलाने का काम उससे आज से 18 वर्ष 73 पहले था। क्या किया? हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ है, एक भी काम आप गिनवा दो हरियाणा में क्या काम हुआ है? या नौकरियां नहीं रही और कुछ नहीं रहा। यहाँ राजकता का माहौल हरियाणा में खट्टर साहब ने पैदा किया है। कौन सा राजकता का माहौल पैदा हुआ डम्पी पहलवान जी? क्या नहीं था? आप बात सुनिए, आपका जो कंसर्न है वो समझ में आ रहा है सर, आपकी चिंताएं, आपके सवाल मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमें एक वो समय पीरियड भी याद रखना होगा कि हमारे 2.5 साल कोरोना में वेस्ट चले गए सर। 2.5 साल कोरोना में समय व्यर्थ गया है हमारा। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बात तथ्य है, ये बात सच है कि बहुत समय हमारा खराब गया और हम बहुत पीछे चले गए। पहलवान जी की शांति हुई? बताइए नंदकिशोर जी, कुंवर सिंह जी का भी रुख करना है। नंदकिशोर जी बताइए। पहलवान जी जो है, पहलवान बड़े भले और भोले होते हैं। हरियाणा का आदमी वैसे भी सीधा होता है। ये जिस दिन चश्मा उतरेगा कि ये जो व्यक्ति जो टिकैत के नाम पर बैठा है, किसानों के रूप में आतंकवादियों का एजेंट, खालिस्तानियों का एजेंट, जो 370 का विरोध कोई नहीं कर सकता, कोई कांग्रेस का कर सकता, ना बसपा का, ना भाजपा का, ना कोई हिंदुस्तानी कर सकता। उस 370 के लिए तमाम लड़ाई हुई है। लाल किले के ऊपर तिरंगे में खालिस्तानियों के साथ मिलकर के तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता कोई भी, जिसके लिए लाखों कत्लेआम हुए हों। और अल्लाह अकबर मंच पे बोल के ये इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। हम देश को नहीं बांट रहे, हम देश को दूसरी दिशा में नहीं ले जा रहे। हमने कभी नहीं कहा कोई भी आने के लिए स्वतंत्र है। जो राजनीति कर रहा है, चाचा जान भाईजान जो बातें कर रहे हैं, ये भी टिकैत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सारी चीज ध्यान होनी चाहिए। और किसान के लिए क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, कांग्रेस ने किसी और ने नहीं दिया। किसान को हम दे रहे हैं सम्मान निधि 6,000 रुपए। किसान के एमएसपी पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। टिकैत को बोलना पड़ा, टिकैत साहब को बोलना पड़ा कि हमारे वजह से एमएसपी हुई है। क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी, मान्य सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा आदेश है कि हाईवे पे बैठ करके जाम लगाना राष्ट्रद्रोह है। लाल किले पर राष्ट्रद्रोह किया, लोगों की जिंदगी को हल्का कर रखा है इस आदमी ने। 3 लाख आदमी डेली सफर करता है, कितनी मौत हो चुकी है। आंदोलन करने का तरीका चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता थे सच्चे। 1993 में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय देवेगौड़ा जी से मिले और उन्होंने इन तीनों बिलों को दिया था, जो तीनों बिल आज पास किए माननीय मोदी जी ने। और जब ये बिल पास हुए, टिकैत का रिकॉर्डेड बयान है टीवी चैनल्स पर, अखबारों में। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी का सपना माननीय मोदी जी ने पूरा कर दिया। अब कौन सी मुसीबत आ गई? डिबेट उस पर बात नहीं करेंगे। अगर कहीं बुलाती है सरकार, लगातार बात की सरकार ने, तो बुला करके उन पर बिल पर बात नहीं करेंगे। वापिस लो बिल से किसान की इनकम दोगुनी करने का हमारा प्लानिंग है, और वो भी ऑप्शनल है। हमने थोपे नहीं है, जिसको बिल चाहिए वो बिल में रहे। भाई पूरे देश में कोई अपनी कहीं भी ले जा सकता है। ये केवल आड़तियों का आंदोलन है और खालिस्तानियों का और धारा 370 का जो अलगाववादियों का फंडिंग हो रही है, इसकी जांच सरकार कर रही है। बहुत जल्दी राष्ट्रों का मुकदमा पहले ही झेल रहे हैं। किसान कहीं इनके साथ नहीं है। जिस दिन से इन्होंने अल्लाह अकबर कहा है, पूरे पश्चिम में चले जाओ, मैं पश्चिम में रहता हूँ, कहीं कोई असर नहीं है, खत्म हो गया उस दिन से। उन बहन बेटियों का देखिए जो उठा लिया था,
उन भाइयों को काट दिया था, किसानों के ट्रैक्टर अब तक निकल रहे हैं नहर से। कौन सी दुनिया में हैं आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आके देखिए, मैंने योगी जी के बाद एक दंगा नहीं हुआ। सपा की सरकार में 4000 दंगे हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे, हिंदू या मुसलमान थे। हम किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जो लाखों मकान दिए वो किसी भेदभाव के आधार पर नहीं दिए। हम मुझे एक कब्रिस्तान छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा नंद किशोर जी, और मुझे एक बात और कहनी है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक अलग से दुनिया बना रखी है, और उस दुनिया में आपको सब कुछ बस हरा हरा नजर आता है। एक अलग से दुनिया पूरी बनाई हुई है। मैं इसी पर तुरंत लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में आए चाचा जान तो राकेश टिकैत क्यों हो रहे हैं परेशान, इसी मसले पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप बड़े मजे ले रहे हैं सर, बैठकर आराम से मैं देख रही थी, काफी देर से आप हंसे जा रहे थे। वैसे हंसने वाली क्या बात हुई, मुझे भी बता दीजिए सर। कुंवर सिंह जी। मैं हंस इसलिए रहा था जी कि देश की असली समस्याओं पर ध्यान ही नहीं है। हमारे आदरणीय विधायक जी ने तो सारा कुछ गिना दिया। अगर मुझे भी 2-3 मिनट का वक्त पल्लवी जी दे दीजिए तो मैं आदरणीय विधायक जी के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। बताइए बताइए। वर्ष 2013 में 72,000 करोड़ कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया था। विधायक जी, आप भी को भी पता हो कि नहीं मैं नहीं जानता। आपने कहा कि किसान का हम आय दोगुनी करेंगे, हमने आपसे मांगा नहीं था। आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल 2013 में देश के किसान का एक किसान के ऊपर कर्जा 47,000 था, और आपकी आय दोगुनी करते करते 2021 में 77,000 रुपया कर्जा एक किसान के ऊपर लग गया। आपने कहा हम सम्मान निधि दे रहे हैं। आपसे हम सम्मान निधि नहीं मांग रहे, हम आपसे प्रति क्विंटल बोनस मांग रहे हैं। जो हमको बोनस मिलता था प्रति क्विंटल वो दे दीजिए। और रही आपके सम्मान निधि की बात, आपने जिस दिन शुरू किया था 9 करोड़ किसानों को दिया था, अब वो 6 करोड़ किसानों पे कैसे आ गई? दूसरा, आपने फसल बीमा का कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 77 लाख किसानों का फसल बीमा का आपने प्रारंभ किया था आदरणीय मोदी जी, आज वो 46,000 क्यों हो गए? और सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने देश की फसल बीमा को काटकर राज्य फसल बीमा कर दिया। और मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि फसल बीमा को ग्राम इकाई, तहसील इकाई नहीं, किसान इकाई होना चाहिए। पैसे जब प्रति किसान लिए जाते हैं तो उसकी इकाई भी किसान को रखनी चाहिए। एक बात आपने कही अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का, मैं आदरणीय विधायक जी आपका सम्मान करता हूँ। हर हर महादेव नहीं कहा तो सुन लीजिए ना गुर्जर साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। मैं आपने भी बोला, मैंने सुना, लेकिन एक मिनट मैं अपनी बात रखता हूँ। 1857 में जब मेरठ में भारत की सेना ने स्वतंत्रता की आजादी का बिल्कुल फूका था, तो शिव मंदिर में हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे ही गूंजे थे, और वहीं से देश के स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की गई थी। आपने एक बात कही राकेश टिकैत जी की, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि राकेश टिकैत आतंकवादी है, राकेश टिकैत है, तो राकेश टिकैत को बोलने दीजिए। किसानों पर तो आपने हमेशा आरोप लगाए हैं, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब अन्ना हजारे लोकपाल का आंदोलन कर रहे थे तो राजघाट पे भाजपा के नेता क्यों अनशन कर रहे थे उनके लिए? और उसी लोकपाल पर यदि आपने सरकार बनाई है तो आदरणीय मोदी जी 7 साल से चुप क्यों है? और आप योगी जी का कह रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रात को 3 बजे योगी राज में ही बेटियां जलाई जाती हैं, और गंगा नदी में 1920 के बाद 2021 में ही लाशें तैरती हुई दिखाई दी है, और कई हिंदुओं को जिन्हें आप लकड़ी उपलब्ध करा पाए उनकी लाशों को बालू के नीचे दबा दिया गया है। बेरोजगार जाता है नौकरी मांगने, लक्ष्य बचते हैं। और एक बात कह दूं, आपने देशद्रोह की बात की है, तो आपने 192 मुकदमे देशद्रोह के कायम किए हैं। 93 मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप
ये कहना चाहते हैं कि जो आपके विरुद्ध आवाज उठाएगा उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। गुर्जर साहब, यदि आपको विश्वास है अपने काम पर तो अल्लाहू अकबर, चचा जान को छोड़ के विकास की बात करिए और गंगा सफाई की बात करिए। उस गंगा पुत्र को बुलाइए जिसने कहा था हम टोक्यो बना देंगे, लेकिन आज भी बनारस पानी की डुबकियां ले रहा है। मैं तुरंत लौटूंगी गुर्जर साहब, डंपी पहलवान जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, बताइए, जल्दी से बात रख दीजिए पहलवान जी अपनी। मैडम एक बार मेरी भी सुन लो ध्यान से बात। ठीक है। विधायक जी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड हम लेके आए थे। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे, लेकिन उस प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको, सभी प्रधानमंत्रियों को बार बार अपमानित करने का काम किया है। इन्होंने क्या किया? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अपमानित किया, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी अपमानित किया, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी अपमानित किया, उन्होंने देवगौड़ा, अन्य जितने भी प्रधानमंत्री थे सबको अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने चरण सिंह को भी नहीं दी, किसी को भी, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं दी। उन्होंने कहा 70 साल में देश का सत्यानाश हुआ है, वो अपने को ही ठीक मानते हैं। और जितने प्रधानमंत्री हो सबको उन्होंने अपमानित करने का काम किया। अपने बार बार बड़े मंचों से सुना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ देश में। फिर दूसरी बात, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के सभी नेताओं ने कपड़े उतारे थे, कपड़े, पूरे कपड़े उतार कर नंगन होकर घूमते थे शहरों में। कहाँ गया इनका ड्रामाबाजी? कहाँ गया? या तो ड्रामेबाज से लागू करते, कपड़े उतार के घूमते थे, हमारी सत्ता आएगी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम बहुत खुश हैं, ये कानून हटाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, हम इतने खुश हैं, हम इनके लिए मतलब इनका स्वागत करेंगे, सारी चीज बढ़िया होंगी। वो स्वामीनाथन कहाँ गया? अब ये सत्ता में बैठ गए तो कुछ नहीं, सत्ता में नहीं होते तो चिल्लाते थे। ये कपड़े काट के पूरे शहरों में घूमे, अनिल विज, हमारे ओम प्रकाश धनखड़, सारी पूरी पार्टी पूरे कपड़े उतार के घूमते थे। इतनी बेशर्माई ठीक नहीं, जिस चीज के लिए घूमते थे वो फिर इन्होंने बिल्कुल खो दी। तो ऐसा नहीं होता मैडम। आपके लिए शिकायतों का अंबार है आपके लिए। इनसे ये पूछो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की। चलिए पूछ लेते हैं, क्योंकि समय की भी कमी है। मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की, और उसके अलावा कुंवर सिंह जी ने भी अपने सवाल रख दिए आपके लिए। देखिए कुंवर सिंह जी, अब भाई शांति तो करो। अच्छा सुन लीजिए नंदकिशोर जी की सुन लीजिए। डंपी पहलवान जी, समय की मेरे पास बहुत कमी है सर, बहुत ज्यादा कमी है, मुझे एक रिएक्शन ले लीजिए गुर्जर जी का, क्योंकि समाधान वही करेंगे सर, समाधान मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कुंवर सिंह जी भी नहीं कर पाएंगे, समाधान वही करेंगे तो हमें तो सुनना ही पड़ेगा। बताइए। तो पहलवान है भैया। देखिए पहलवानी तो हमने भी किया थोड़े दिन शुरू में, अभी उन्होंने ज्यादा की होगी। ऐसा हमारे यहाँ तो सभी पहलवानी करते हैं। चलिए बताइए सर, आप अपनी बात रखिए। ऐसा है जी, देखिए अभी सांप्रदायिक दंगों की बात की गई, कोरोना में ये बात सही है कि पूरी दुनिया तबाह हुई है। गंगा में लाश की जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा भी है कि हम लोग जो गंगा के अंदर रहने वाले जीव उनकी भी चिंता करते हैं, लाशों को बहाया जाता है, अपने शरीर को लोग बहा देते हैं, कई बार पूरी इच्छा व्यक्त करते हैं। अभी जो बात कर रहे थे दंगे की, हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, ये भूल गए। अभी बात कर रहे थे कत्लेआम की, राष्ट्रद्रोह की, इमरजेंसी हमने नहीं लगाई। 7 नवंबर 1966 को गायों को और गोभक्तों को, संतों को, साधुओं को हमने नहीं मरवाया गोली से, हमने नहीं मरवाया, वो कांग्रेस ने मरवाया है। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, कार सेवकों पे गोली हमने नहीं चलवाई, ये चलवाने वाले मलियाना कांड कांग्रेस ने कराया, जिसमें लगभग 20,000 मुसलमान मारा गया। उनकी लाशें कहाँ मिली सारी देश जानता है। तो लगातार कश्मीर के अंदर 1990 में ये किसने करवाया कि 3 दिन तक इनकी लड़कियां घर में रख लो और अल्लाहू अकबर कह के कश्मीर में 45% हिंदू सबको काट दिया गया, एक आज हिंदू नहीं है। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है इस देश के अंदर। ये तो आप भाग समझिए कि टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। यानी तालिबान, अगर माने मोदी जी नहीं होते ना, कोई और होता, तो तालिबान आपको भी ऐसे नोचता जैसे वहां की बहन बेटियों को हेलीकॉप्टर के ऊपर देखते हो आप। क्या हालात है, थोड़ा बहुत समझिए क्या हालात है मेवात में, हरियाणा में खुलेआम गोली मार दी जाती है। अगर गोरक्षा का कोई काम कर रहा है उसको उठा के दिल में ले जाते हैं बहन बेटियों को। आपके हरियाणा में भी, पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई भी है उसका स्वागत है हिंदुस्तान में, लेकिन जो तालिबान के समर्थन कर रहे हैं उनको नाक डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और किसान आज खुशहाल है। इनके समय में गाय कटती थी ढेर के ढेर, बारिश भी नहीं होती थी,
जब से उत्तर प्रदेश में मैंने योगी जी आए हैं, किसानों को एक पानी लगाना पड़ा, पिछली बार भी गेहूं में भी, और इस बार धान में और ज्वार के अंदर किसी को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जब राजा भाग्यशाली होता है तो बारिश होती है, और जब कोई शैतान बैठता है तो अकाल पड़ता है। इसलिए ये सरकार लगातार किसान के लिए 5 लाख नौकरी दी है हमने सरकारी कोरोना के बावजूद। आप लोग कह रहे हो कहाँ रोजगार है? 15 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए हमने स्टैंड किया है। तमाम तरह के आयाम खुल गए हैं। आप लोग कह रहे, अब आप सुनेंगे नहीं हमारी बात, आप बीच में फिर आगे अब आपकी बात का जवाब देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? MSP पे सबसे ज्यादा हमने खरीदारी की। अगर ये बिल खराब थे तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, हमारी बात सुनो, ऑन रिकॉर्ड कीजिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने इन बिलों पे मंथन करके देश के जो कृषि विशेषज्ञ थे, इन बिलों को देवगौड़ा जी को दिया। अब हमारी बात सुन लो। ऐसा है, सब नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। तो उन्हें 10 महीने से सड़कों पर क्यों गुजारने पड़ते हैं? उनको कौन सा शौक आ रहा है कि बारिश में, सर्दी में, गर्मी में हम सड़कों पर ही पड़े रहें? 10 महीने हो गए, वो अभी भी वहीं पर हैं। और समय समय पर हम भी देख रहे हैं, कभी कौन उतर जाता है, कभी कौन उतर जाता है प्रदर्शन के लिए। प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। ये ऑल इज वेल की स्थिति समझ नहीं आ रही है। और सर आप एक बात समझ जाइएगा, अल्लाह अकबर कहने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता। तो इस तरह के कटु बयान मत दीजिए कि अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, इस तरह के कटु बयान मत दीजिए। शिया समुदाय के कार्यक्रम में गए थे प्रधानमंत्री, हमने भी तस्वीरें देखी हैं सर। शिया समुदाय के कार्यक्रम में गए थे प्रधानमंत्री, ना जाते अगर इतनी दिक्कत है मुस्लिम समुदाय से तो। और ये मुस्लिम हिंदू करना बंद कीजिए, रोजगार पर आइए, किसानों पर आइए, किसानों की आय दोगुनी कीजिए। देखिए हमारा देश किस तरीके से आत्मनिर्भर बनता है। जिस विश्व गुरु की कल्पना आप करवा रहे हैं, उस विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर होइए, तब समझ में आएगा। हिंदू मुस्लिम करने से विश्व गुरु नहीं बनेंगे हम। फिलहाल तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।